बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। क्लास 10th फ़िज़िक्स के हवाले से जो है आज ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ में अपलोड कर रहा हूँ। टोटल 4 जो चैप्टर्स हैं उनसे जो हैं ये एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं और प्रैक्टिस पेपर भी जो है मैंने एक अपलोड किया है। तो उसमें पेपर जो है वो तो पूरा मौजूद है वहाँ पर। तो उसमें जो एमसीक्यूज़ थे उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और जो चैप्टर्स जो है जिन चैप्टर्स से मैंने ये बनाया है वो हैं चैप्टर सिंपल मशीन है चैप्टर, इसके अलावा वेव्स एंड साउंड चैप्टर 12 कह लें आप उसको, इसके अलावा प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक जो चैप्टर है चैप्टर 4 जिसे मैं कह रहा हूँ या 14, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, पुरानी जो बुक थी उसके उन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए थे। ठीक है, तो आधा जो पार्ट था वो क्लास 9 में पढ़ाया गया है आपको, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर सिंपल मशीन जो है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया था और वो इस साल जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल मशीन्स, वेव्स एंड साउंड, प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इस तरह से 4 चैप्टर जो हैं इनसे मैंने ये पेपर जो है पूरा बनाया था, जो मैंने अपलोड किया है। और उनके जो एमसीक्यूज़ थे उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड काइंड ऑफ लीवर। तो टोटल 3 काइंड के लिवर होते हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर, या काइंड भी कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ऑप्शंस में, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वाली जो एग्जांपल है वो थर्ड काइंड ऑफ लिवर से बिलोंग करती है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो क्लासेस ऑफ लिवर हैं या काइंड्स ऑफ लिवर हैं वो किस तरह से जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। तो 3 चीज़ें होती हैं देखें लिवर के अंदर, और लिवर जो है वो काम कर रहा होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर। ठीक है, और इसमें एफर्ट होता है, यानी एक जगह पर, यानी कि एक रोड होती है लिवर जिसमें जो एक फ़िक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो रोटेट कर सकती है। वो फ़िक्स पॉइंट जो है उसे हम क्या होते हैं फलक्रम, और एक तरफ हम अप्लाई करते हैं एफर्ट और दूसरी तरफ जो है वो होता है लोड। ठीक है, तो एफर्ट, फलक्रम और लोड, इनकी पोजीशन की बुनियाद पर जो है हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर जो होता है उसमें फलक्रम होता है दरमियान में, और सेकंड क्लास लिवर में लोड होता है दरमियान में, और थर्ड क्लास ऑफ लिवर के अंदर जो है वो एफर्ट दरमियान में होती है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में फलक्रम दरमियान में होता है, सेकंड में लोड दरमियान में होता है, और थर्ड में एफर्ट दरमियान में होती है। तो थर्ड क्लास ऑफ लिवर जो है उसकी एग्जांपल आपसे यहाँ पे जो है पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ह्यूमन आर्म में जो है वो फिक्स पॉइंट जो होता है आपका वो शोल्डर से फिक्स हुआ हुआ होता है, और आप जो एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हो आपकी जो बॉडी है वो दरमियान में होती है एफर्ट आपकी, और जो लोड होता है यानी फलक्रम जो है आपका शोल्डर है, लोड आपके हाथ में होता है, और दरमियान में जो है आप एफर्ट आपकी बॉडी जो है वो होती है। पार्ट बी जो है इसमें मैं अगर बताऊं आपको तो व्हील बैरो है ये। ठीक है, हथ गाड़ी इसको कहते हैं उर्दू में, जिसमें आप सामान लाद कर बजरी वगैरह डाल, मतलब ट्रॉली भी कह सकते हो, बजरी वगैरह डालकर जिसमें मज़दूर जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको, व्हील बैरो को। तो व्हील बैरो में जो है लोड दरमियान में होता है। ठीक है, नट क्रैकर जो है इसमें भी लोड दरमियान में होता है, जो वो छालिया वगैरह काटने के काम आता है ये नट क्रैकर। इसके अलावा सीसो जो है झूले को कहते हैं, झूले में जो है वो फलक्रम दरमियान में होता है। तो ये फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है ऑप्शन डी, और बाकी बी और सी जो हैं ये सेकंड क्लास ऑफ लीवर हैं, और पार्ट ए जो है हमारा करेक्ट आंसर था ह्यूमन आर्म। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं जो है वो बना देता हूँ बॉक्स। तो करेक्ट आंसर पे जो है हम इस तरह से बॉक्स बनाते जाएंगे। अब उसके बाद देखें नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जीज। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेशो ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब रेशो है, रेशो में जो है मतलब कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी जो रेशो हो। ठीक है ना, रेशो कब होता है जब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो, सेम हो। तो इनमें से जो क्वांटिटी है ऐसी जो कि कंपैरिजन से आती है, एनर्जीज़ के कंपैरिजन से आती है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ये भी रेशो होता है, लेकिन ये रेशो होता है फोर्सेस का। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड भी फोर्स है, यानी उसका भी जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, और जो डिनोमिनेटर में जो एफर्ट मौजूद है वो भी फोर्स होती है। तो दोनों जो हैं वो क्या हैं, फोर्सेस हैं। यानी अगर ये एमसीक्यू इस तरह से होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेशियो ऑफ फोर्सेस, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होता। फिलहाल ऑप्शन ए रॉन्ग है। ठीक है,
ऑप्शन बी की अगर बात करें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, और आउटपुट भी जो है वो एनर्जी है और इनपुट भी जो है वो भी एनर्जी है, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो इसी को जनाब मैं कर देता हूँ बॉक्स में बंद, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है एफिशिएंसी। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, तो आउटपुट भी एनर्जी है, इनपुट भी एनर्जी है, दोनों का जब डिवाइड करोगे तो यूनिट लेस क्वांटिटी हमें मिलेगी, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। यानी एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, मैकेनिकल एडवांटेज का भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, बाकी ऑप्शन सी और डी इसमें तो इनपुट और आउटपुट ही आ रहे हैं जनाब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो रेशो ऑफ एनर्जीज है। अब नंबर 3 देखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पुली इज़। फिक्स्ड पुली जो होती है उसका मैकेनिकल एडवांटेज आप बुक में देख सकते हैं, इसकी डेरिवेशन भी पूरी मौजूद है, वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, और अगर यही सवाल आपसे मूवेबल पुली के लिए पूछा जाता तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होता। मूवेबल पुली के लिए जो है मैकेनिकल एडवांटेज वो 2 होता है। तो फिलहाल हमारे पास करेक्ट आंसर जो मौजूद है वो है 1। क्लियर? तो ऑप्शन ए जो है इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। तो अब चलते हैं नंबर 4 की जानिब। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड ऑन विच स्टेथोस्कोप वर्क्स इज़। डॉक्टर जो है अक्सर एक डिवाइस अपने गर्दन में डाल के घूम रहे होते हैं, जिससे वो दिल की धड़कन जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, कान में लगाते हैं उसको और दिल की धड़कन चेक करते हैं, तो वो कहलाता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप साउंड की जिस प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा होता है वो आपने बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन ए बीट्स, ऑप्शन बी रेजोनेंस, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे जो है ये वर्क कर रहा होता है, और ये बुक में पूरा एक पैराग्राफ भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी आप इसको मतलब रीड कर सकते हैं इसको। ठीक है, वेव्स एंड साउंड चैप्टर से है ये वाला एमसीक्यू। उसके बाद नंबर 5 देखिए। अच्छा, प्रॉपर्टी जो है सारी प्रॉपर्टीज़ साउंड की ही हैं, ये बीट्स भी होती हैं उसमें, साउंड में रेजोनेंस भी जो है वो होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेथोस्कोप है वो वर्क करती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। नंबर 5, इन स्टेशनरी वेव्स दोज पॉइंट्स वेयर द डिस्टर्बेंस इज मैक्सिमम आर कॉल्ड। तो स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं इसमें नोड्स और एंटी नोड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, बाकी देखें ऑप्शन ए में है नोड, ऑप्शन बी है एंटी नोड्स, और ऑप्शन सी देखें करेस्ट है और ट्रफ है। तो करेस्ट और ट्रफ जो होता है ये ट्रांसवर्स वेव में बनते हैं, स्टैंडिंग वेव्स में नहीं बनते हैं। यानी करेस्ट और ट्रफ की जो टर्म्स हैं ये हम स्टेशनरी वेव्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिए जो है हम टर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। करेस्ट जो होता है ये पॉजिटिव साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसे हम कह रहे होते हैं करेस्ट। और ट्रफ जो होता है वो नेगेटिव साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है उसमें ट्रांसवर्स वेव के अंदर, उसको हम ट्रफ कह रहे होते हैं। तो अब यानी कि सी और डी तो नहीं हो सकते, अब ए और बी में से कोई एक होगा। तो स्टेशनरी वेव में वो पॉइंट जहाँ पे डिस्टर्बेंस वो कह रहे हैं मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम जहाँ पे होती है डिस्टर्बेंस वो कहलाते हैं एंटी नोड्स। ठीक है, और जहाँ पे डिस्टर्बेंस मिनिमम होती है या ज़ीरो होती है वो कहलाते हैं नोड्स। तो फिलहाल हमारे पास क्योंकि मैक्सिमम वाला पूछा है तो एंटी नोड जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड, चले जी, तो ये हमने कर दिया है इसको बॉक्स में बंद। एंटी नोड्स इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नाउ वी मूव ऑन फॉर एमसीक्यू नंबर 6। तो अब आपसे पूछा जा रहा है एट रूम टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़। रूम टेम्परेचर पर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए जहन में रखें टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ये, और डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं किताब के अंदर इसकी गिवन है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो आपको मैं ऑप्शन जो है आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट का आपसे पूछा जाता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये वैल्यू मीडियम में डिपेंड कर रही होती है। यानी कि अगर मीडियम जो है चेंज कर दिया जाए तो स्पीड जो है लाइट की वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी। तो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड जो है यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 330 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड तो है लेकिन ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, STP पर कह लें या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। STP तो मतलब प्रेशर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो प्रेशर का तो कोई फ़र्क नहीं होता, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा होता है।
तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है 330 मीटर पर सेकंड। फिलहाल हमने जो आपसे पूछा है वो रूम टेम्परेचर पे पूछा है, और रूम टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपसे पूछा जा रहा है। तो रूम टेम्परेचर की जो करेक्ट वैल्यू है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी जो है 1450 मीटर पर सेकेंड, और ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रही होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड कि किस तरह का मीडियम है, यानी कि सॉलिड्स में जो है सबसे ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले में कम होती है, और गैसेस में जो है बिल्कुल ही सबसे कम होती है। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज कर दी जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो जाती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सॉलिड से कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये जो है 1450 ये किसी मटेरियल के लिए वहाँ पे लिखी हुई है, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड का टॉपिक है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपको वहाँ पे मिल जाएगी 1450 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये कौन से मीडियम की है वैल्यू। फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, इसको मैं याद भी नहीं रहा मैं कि देख लूँ उसको। तो फ़िलहाल जो है मैं इनके इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा कि ये कहाँ पर है, लेकिन है सॉलिड चीज़ के लिए है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा किस मीडियम की बात की है, स्टील वगैरह की बात की होगी शायद उन्होंने। अब पार्ट नंबर 7 है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल इमेज। इमेज जो होती है वो दो तरह की होती हैं, रियल भी हो सकती हैं और वर्चुअल भी। तो फिलहाल जो आपसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू में वो आपसे पूछ रहे हैं कि रियल इमेज जो है वो ऑब्टेन करनी है, और ऑब्टेन जो है सॉरी इमेज जो है उसका साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी साइज़ की होगी। सेम इन साइज एज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि वो लेंस के सामने किस जगह पर रखा हुआ हो ऑब्जेक्ट कि आपको इस तरह की इमेज जो है वो मिले, यानी कि इमेज जो है वो रियल हो और साइज़ में जो है वो सेम हो। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद होना चाहिए कहाँ पर, एट 2F। 2F जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहते हैं हम। F जो होता है वो प्रिंसिपल फोकस होता है, और 2F के पीछे यहाँ पे बोल रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं इनसाइड द फोकल लेंथ। इनसाइड द फोकल लेंथ अगर होगा, अच्छा यहाँ पर जो है वो लेंस की बात हमने नहीं की, ठीक है, कि कौन सा लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो बहरहाल मतलब एक जो लेंस होता है वो तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना, सही। कॉन्वेक्स लेंस जो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो तो हमेशा जो है वो सॉरी कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा होता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के हवाले से ही है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि रियल इमेज हमें चाहिए। तो रियल इमेज दूसरा वाला जो लेंस होता है, यानी कि कॉनकेव लेंस, वो तो कभी भी नहीं बनाता रियल इमेज। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के हवाले से ही बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट इनसाइड द फोकल लेंथ रखा हुआ है तो वो वर्चुअल इमेज देता है, जबकि आपसे कहा जा रहा है कि रियल इमेज है, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। आंसर मैंने आपको बता दिया है वैसे तो कि 8 2F है। तो बाकी जो ऑप्शन है उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर फोकल लेंथ के ऊपर रख दें, फोकल पॉइंट पर, सॉरी फोकल लेंथ कह रहा हूँ, फोकल पॉइंट पे अगर रख दें, और यहाँ पे मुझे स्मॉल एफ लिखना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है। जो ऑप्शन मैंने दिया है यहाँ पे स्मॉल एफ होना चाहिए था, इनसाइड द फोकल लेंथ हमें कहना चाहिए था इसको। तो एफ जो है वो फोकल पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी की सारी लाइट रेस रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से गुजरने के बाद जो है वो उस पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती हैं। इसको कहते हैं फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। तो फिर प्रिंसिपल फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे आप, तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है, यानी कि बहुत दूर कहीं बनेगा या बनेगा ही नहीं, ऐसा कह लें। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। 2F पे जब रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका जो इमेज होता है वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और साइज़ में भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। यानी जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ में बनेगा, लेकिन उल्टा होगा, ठीक है, अप साइड डाउन होगा, इन्वर्टेड इसे हम कह रहे होते हैं, और रियल इमेज जो है वो बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ऑप्शन ए है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वो आईने को कहते हैं, ठीक है, आईना जिसके सामने खड़े होकर आप तैयार होते हो, बाल बाल बनाते हो, प्लेन मिरर कहलाता है वो, ठीक है, आईना कहलाता है प्लेन मिरर, मस्तवी आईना उर्दू में इसको कहते हैं, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस जो है ये भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑल आर करेक्ट।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। ऑल आर करेक्ट, सबके सब सही हैं इसमें। उसके बाद हम अगला MCQ देखते हैं। द ग्रेजुअल चेंज ऑफ लाइट बाय विच वी रिसीव लाइट एट डॉन और आफ्टर सनसेट इज़ ड्यू टू। लाइट में जो है चेंज आ रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि हम रिसीव कर रहे होते हैं सुबह के वक्त, और सूरज के गुरूब होने के वक्त आपने देखा होगा कि लाल लाल सा हो जाता है कुछ इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब सूरज जब तुलू हो रहा होता है या गुरूब हो रहा होता है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से जो है ये होता है। तो ये ऑप्शन है जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की जो है इंपॉर्टेंस जहाँ पे लिखी हुई है बुक में, वहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। वहाँ से मैंने दिया है MCQ आपको, तो ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये जो इम्पोर्टेंस है ये इम्पोर्टेंट भी है, या आ जाती है क्वेश्चन में भी आ जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा पॉइंट्स को वहाँ से। चलें जी, अब नंबर 10, द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज़। ये वो कम से कम वो फासला है जिस पर हमारी आँख जो है किसी ऑब्जेक्ट को वाज़े तौर पर देख सकती है बगैर किसी तकलीफ़ के, सर दर्द होने के, ठीक है। करीब से इजीली देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इस फासले पर मौजूद हो तो आपकी आँख जो है ईज़िली उस चीज़ को क्लियरली देख सकती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये किताब में लिखी हुई है 25 सेंटीमीटर है, ये याद होनी चाहिए आपको। 25 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर 11, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज़ 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज़। पावर ऑफ लेंस के लिए जो है फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वर्किंग पूरी इसकी। तो पावर ऑफ लेंस जो है इक्वल होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ जो है ये कहलाता है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस ही आपसे कैलकुलेट करने का कहा है उस MCQ के अंदर। तो आपको जो यहाँ पे फोकल लेंथ मैंने दी थी, ये दी थी मैंने सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो आप फोकल लेंथ को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर से मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। प्रीफिक्स जो है इसका सी जो है इसको हमें रिमूव करना है, यानी कि इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 10 की पावर -2, जिसका मतलब है डिवाइडेड बाय आपने 100 करना है। तो 50 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.5। तो 0.5 जो है हमने यहाँ इसमें जो फोकल लेंथ की जगह यहाँ पे रख दिया फॉर्मूले में। और 1 डिवाइडेड बाय 0.5 जब आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है। तो 2 डायोप्टर जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था। तो ये है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ, 2 डायोप्टर। किस तरह कैलकुलेट होगा वो भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद नंबर 12 है, एनी रे ऑफ लाइट थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड अ लेंस डज नॉट सफ़र एनी चेंज इन डायरेक्शन, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड। यानी जब कोई भी लाइट कोई भी रे ऑफ लाइट जब पास होगी मखसूस पॉइंट से, जिसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, मखसूस पॉइंट से जब पास होगी लेंस के अंदर, लेंस के हवाले से है ये टर्म, ठीक है। तो उसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज उसकी डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो उस पॉइंट का नाम बताना है हमें कि वो कौन सा पॉइंट होता है। ऑप्शन ए है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारी की सारी लाइट रेज लेंस से गुजरने के बाद फोकस हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं उस पॉइंट पर जाके, उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल पॉइंट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन बी है पोल। पोल की जो टर्म है ये अप्लाई होती है मिरर्स के लिए, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसे पोल कह रहे होते हैं। ऑप्शन सी है जनाब ऑप्टिकल सेंटर, और यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होती है तो वो बगैर किसी डायरेक्शन में चेंज के जो है वो पास हो जाती है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्टिकल सेंटर जो है ये कौन सा पॉइंट होता है, लेंस का जो सेंटर है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं हम। और ऑप्शन डी जो है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F से लिख रहे होते हैं हम। और ये वो पॉइंट होता है, मतलब लेंस जो है स्फेरिकल लेंस है, स्फेरिकल शेप का होता है, उसको किसी ना किसी स्फेयर से काट के लिया गया होगा, तो उस स्फेयर का जो सेंटर है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 12 MCQs थे ये, और सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता दिया है। आई होप कि इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, और काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है आपके जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं
काफ़ी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही जनाब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।